जी सॉरी, 40 मिनट मुकम्मल हो जाते हैं इसलिए फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, तो इसके लिए मास्टर चाहता हूँ। तो देखें आपके पास, हम बात यहाँ कर रहे थे कि आपके पास अब जो पार्ट डिफरेंस है वो m प्लस हाफ लैमिडा है। मैंने पहले बता दिया इधर m लैमिडा आना चाहिए था ब्राइट फ्रिंज के लिए, लेकिन ऐसा क्यों कर ना हुआ? क्योंकि इसमें आपके पास एक लाइट रे की वजह से 180 डिग्री का फेज चेंज आया। और इस तमाम बात को आप यहाँ लिखेंगे, वो वाली सारी बात जो आपने थिन फिल्म में मैथमेटिकली की थी, और मैंने इसको नोट्स में यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो देखें आपके पास 2D आ जाएगा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैमिडा। अब यहाँ पे आपके पास d जो है वो आपके पास ये था डिस्टेंस d। और आप इसको अगर इस डायग्राम को देखें गौर से, तो आपके पास ये जो लेंथ होगी r, ये ऑलमोस्ट बराबर होगी इस पूरी लेंथ के बात कर रहा हूँ। ये आर जो हाइपोटिनस है, ये तो बेस के बराबर तो हो नहीं सकता, सॉरी परपेंडिकुलर के, तो ये इस पूरी लेंथ के बराबर होगा, ये जो पूरी लेंथ है, क्योंकि ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, ठीक है ना। क्योंकि एक सर्कल ये बन रहा है, और ये जो सर्कल आपको पता है उसका रेडियस हर जगह तो सेम ही रहता है, तो इसलिए ये लेंथ, ये मुकम्मल लेंथ, ये और ये बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस डी। तो यहां से मैं d की वैल्यू निकाल लूंगा, और मेरे पास d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको अंडर रूट को 1/2 लिख दिया पावर में। अब यहाँ पे आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, जो कैपिटल आर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको खुद ही पता लग जाएगा। आर स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, तो आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर के अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, आर आ गया बाहर, बाकी अंदर रह गया 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर ओवर 1/2। तो आप देखें यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। वो आप कब लगा सकते हैं, जब आपके पास यहाँ पे 1 हो और बाहर पावर आपके पास फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो। तो आप एफएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं क्या बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन लगा सकते हैं। और आपके पास ये जो r ओवर r है, मैंने आपको पहले बताया था कि r बहुत बड़ा है वैल्यू में, r छोटा है, जैसे u ओवर c होता है, तो उसे हम ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं 0 के, ठीक है ना। इसी तरह ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन लगाएं, एक्सपेंशन लगी, आपके पास आ गया 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, आर ओवर आर का स्केयर आ गया। अब आर ओवर आर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि इसकी वैल्यू आर ऊपर की बहुत कम है बानिस्बत इसके, तो ये फ्रैक्शन 0 के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो इसको 0 कर दें, बाकी आपके पास जो है, बाकी अंदर इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो अंदर आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर 2r। ये आपके पास जो है मेन आंसर आएगा, आर स्क्वायर ओवर 2r। आप इसकी जब खुद एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपके पास पार्ट डिफरेंस जो d था उसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर ओवर 2r, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो इस d की वैल्यू पुट कर दें, आर स्क्वायर ओवर 2r कहाँ पे, यहाँ पे पुट करें। d की वैल्यू जो है आर स्क्वायर ओवर 2r जो है उसको आप पुट करें 2d इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैमिडा। इस d में वैल्यू पुट करते हैं आर स्क्वायर ओवर 2r की, तो ये आपके पास आ गया 2r स्क्वायर ओवर 2r m प्लस हाफ लैमिडा। अब ये जो चीज हम कर रहे हैं ये आपको पता है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है, और ये जो r है ये रेडियस है, और मैंने आपको बताया ये रेडियस है सेंटर से, और ये बताएगा कि ब्राइट फ्रिंज आपके पास कहाँ पे बनेगी, सेंटर से कितना दूर बनेगी। तो ये आर बी जो मैथमेटिकली आपको बताता है कि आपके पास जो डार्क या ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसका दरमियान से सेंटर से कितना फासला होगा, क्योंकि हम बात ब्राइट फ्रिंज की अभी कर रहे हैं। तो आप एम प्लस हाफ लैमिडा आर, अब देखें ब्राइट फ्रिंज में आप एम को 0 पुट करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज जो होती है वो सेंटर में होती है, जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, और वो 0th ऑर्डर कराता है। तो 0th ऑर्डर एम इज इक्वल टू 0 पुट किया, एम 0 पुट करने के बाद भी आपके पास आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√1/2 लैमिडा आर। तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ रेडियस आर है। तो इस कुछ ना कुछ रेडियस आने का मतलब यह है कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज सेंटर में नहीं बन रही, क्योंकि अगर वो सेंटर पे बनती होती तो आपके पास आर बराबर आता है 0 के।
कि आपके पास ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब आपकी ब्राइट फ्रिंज इधर ही बन रही है। लेकिन इस इक्वेशन से हमें जाहिर होता है कि आपकी जो पहली ब्राइट फ्रिंज होगी वो आपके पास इतने डिस्टेंस पे बनेगी। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रही है, तो इसका मतलब आपके पास जो सेंटर में होगा ब्राइट फ्रिंज नहीं बनेगी। एग्जामिनर आपसे यही सवाल करता है कि साबित करें कि न्यूटन रिंग्स में आपके पास ब्राइट फ्रिंज सेंटर में क्यों नहीं बनती। तो आप उसको पहले थ्योरेटिकल बताएंगे जो मैंने आपको बताया, फिर उसको मैथमेटिकली सारा बताएंगे कि सेंटर से उसका इतना फासला हो रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ब्राइट फ्रिंज का रेडियस 0 आ जाए। तो इसका मतलब उसकी जो पहली फ्रिंज है, जो उसका 0th ऑर्डर है, वो सेंटर पे नहीं बनेगा, वो कुछ रेडियस के फासले पर सेंटर से बनेगा। तो ये आपके पास था न्यूटन रिंग की ब्राइट फ्रिंज, जो कि आपके पास सेंटर में नहीं बनती। तो सेंटर में क्या बनता है, सेंटर में आपके पास डार्क फ्रिंज बनता है। तो अब आपके पास सेंटर में जनाब बन रही है डार्क फ्रिंज, और जो सेंटर में डार्क फ्रिंज बन रही है अब उसका रेडियस निकालना है। ऑब्वियसली उसका रेडियस 0 आएगा क्योंकि वो सेंटर पे बन रहा है। तो दोबारा उसी फॉर्मूले को पकड़े, 2nd इज इक्वल टू m लैम्डा। आपको मैंने बताया था डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, m लैम्डा। अगर आपके पास फ्रिंज बन रही है m लैम्डा, तो उसमें अगर आप हाफ लैम्डा ऐड कर दें तो वो अगली फ्रिंज बन जाता है। अगर ये ब्राइट है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये ऐड कर दें तो डार्क हो जाएगा। अगर इसमें दोबारा हाफ लैम्डा ऐड कर दें तो ये फिर ब्राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिंजेस जो है कितने फासले पर बनती हैं, λ/2, कि एक ब्राइट और एक डार्क के अंदर जो वेवलेंथ का डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। ये आपने याद रखना है। तो उसी m प्लस हाफ लैम्डा में ऐड करें λ/2, क्योंकि नेक्स्ट डार्क होती है या उससे पीछे वाली डार्क होगी, तो वो m लैम्डा आ जाएगा आपके पास। 2 and d आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, m लैम्डा। अब ये डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, इसमें n1 है, d की वैल्यू आप अभी निकाल के आए r²/2r। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करें r²/2r, तो आपके पास जो रेडियस ऑफ आर डार्क फ्रिंज इन न्यूटन रिंग आएगा वो आपके पास rd होगा √m लैम्डा r। तो ये आपके पास रेडियस आ गया किसका, डार्क फ्रिंज का। और जनाब आपके पास क्या है, वो √m लैम्डा r है। अब आपने क्या करना है, आपने अब इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, या जो भी इसका फर्स्ट ऑर्डर है। आपको पता है जो m इज इक्वल टू 0 पुट करें तो डार्क फ्रिंज का वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो m यहाँ पे 0 पुट करें तो ऑब्वियसली ये सारा जो फैक्टर है ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ अ डार्क फ्रिंज आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अ डार्क फ्रिंज आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से ये बात बावर होती है कि आपकी जो डार्क फ्रिंज है वो कहाँ पे बनेगी, वो सेंटर पे बनेगी। क्यों, क्योंकि जो डार्क फ्रिंज पहली बन रही है उसका रेडियस सेंटर से 0 पे है। तो ये आपने मैथमेटिकली भी साबित कर दिया कि आपके पास न्यूटन रिंग्स कैसे बन रही हैं और उसका डिस्टेंस रेडियस कितना है। पेपर खोलें, आपको पास पेपर में खुद ही पता लग जाएगा कि सवाल किस तरह आया है। एक तरह सवाल ये आया कि वो कहता है न्यूटन रिंग की ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के रेडियस निकाल के बताएं। ये आपके पास 2019 में आया था। फिर वो कहता है एक भी सवाल के साबित करें कि न्यूटन रिंग का दरमियान वाला जो सर्कल होता है वो आपके पास डार्क होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो सारा लिखें, डार्क का लाजमी लिखें। फिर दूसरा आपके पास ये आता है कि आपको जो है न्यूटन रिंग्स पूरे पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो न्यूटन रिंग्स इंतहाई अहम है। मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि 2022 के पेपर जो CSS के अब आएंगे फैब में, उसमें इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। तो आपको इससे मुताल्लिक कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो लाजमी पूछें प्लीज। जी क्वेश्चन कोई, जी स्टूडेंट्स। यार आप यहीं पे ही हो ना, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर, आवाज आ रही। हाँ, आपको समझ आई है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये बहुत अहम है सारे क्वेश्चन। जी 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 अकील बोले। यस सर, समझ आ गई। चलें ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। मैंने आपको अभी बताया इंटरफेरोमीटर पे लॉन्ग क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर
का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसकी डायग्राम ड्रा करें, जो 2021 में आया 10 नंबर का, वो सिर्फ के का डायग्राम ड्रा करें। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर पे एक्सप्लेनेशन आ जाती है, और मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर को इस्तेमाल करके जो ईथर है, पहले मैं आपको सारा बताता हूँ, बस अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ कि स्पेस में साबित किया गया कि स्पेस में वैक्यूम होता है, ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और क्वेश्चन आता है कि साबित करें, जो न्यूटन सॉरी आइंस्टाइन ने कहा था कि जो मैंने आपको दो पोस्टुलेट कराए थे आइंस्टाइन के, एक तो आपके पास था ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और दूसरा आपके पास ये था कि लाइट की स्पीड हर जगह सेम रहती है रिगार्डलेस इट्स सोर्स। तो ये सवाल आता है कि साबित करें कि लाइट की स्पीड हर जगह सेम रहेगी, इसके सोर्स को के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। तो ये 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको मिचेल्सन में आएंगे। ये जो अभी टॉपिक जितने किए हैं और अब जो करेंगे आज, इनमें लाजमी आपको लाजमी KPSC का हो, बलोचिस्तान का हो, किसी भी प्रोविंस का पेपर हो या किसी भी फेडरल का हमारा पेपर जो भी है, ये टॉपिक्स बहुत अहम है और ये 20 नंबर आपका आराम से कवर करते हैं। वेक्टर्स 20 कर लेता है, 20 ये कर लेता है, कभी थर्मो को दे देता है, और कभी मिसलेनियस में से आ जाता है, आपको वेव्स में से आ जाएगा, स्पेशल थ्योरी में से आ जाएगा। तो इस तरह आपके 100 नंबर इजीली जो है वो बन जाएंगे। तो मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है क्या? मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इंटरफेरेंस के प्रोसेस पर अमल करता है। इंटरफेरेंस के प्रोसेस को इस्तेमाल करके ब्राइट और डार्क फ्रिंज के पैटर्न को इस्तेमाल करके किसी भी चीज की लेंथ को, किसी भी चीज की वेव लेंथ को बड़ी प्रिसाइसली, बड़ी कॉन्साइसली, बड़ी एक्यूरेसी से मेजर करता है। इसलिए इसे हम मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। इंटरफेरो का मतलब इंटरफेरेंस पे, और मीटर का मतलब इंटरफेरेंस की बेस पर जो चीज मेजर करे। और मिचेल्सन ने इसको जो है डिस्कवर किया था, उसको इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसे मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, मिचेल्सन इंटरफेरो इज अ डिफरेंट थिंग और मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इज एन अदर थिंग। सो डू नॉट कंफ्यूज विद दीज टू टॉपिक्स। इन दोनों को अलग अलग ही समझना है आपने। अभी हम जो कर रहे हैं वो इंटरफेरोमीटर है मिचेल्सन का। अभी जो इसके बाद करेंगे वो मिचेल्सन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसको आपने इसको जो है मिक्स नहीं करना। तो मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है क्या? The instrument used to measure distance with great accuracy, wavelength and length is called Michelson interferometer. इसका प्रिंसिपल क्या है मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये इंटरफेरेंस के पैटर्न पर अमल करता है। तो इसका प्रिंसिपल इंटरफेरेंस का पैटर्न है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें और यही लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाता है कि इसकी जो रे डायग्राम है उसे ड्रा करें। रे डायग्राम आ जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास दो मिरर होते हैं। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और ये मिरर जो है रिफ्लेक्टेड मिरर है। ये लाइट रे को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये दो आपके पास ग्लास प्लेट है। दीज ग्लास प्लेट आर पार्शियल रिफ्लेक्टिव, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिव है। और ये जो G2 है ये कंपनसेटिव ग्लास प्लेट है। तो G1 आपके पास पार्शियल ग्लास प्लेट है और G2 आपके पास कंपनसेटर ग्लास प्लेट है, कंपनसेटिव ग्लास प्लेट है। और ये आपके पास सोर्स है। कौन सा सोर्स होगा? ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक एंड फेस कोहेरेंट सोर्स है। यहाँ आपके पास या तो आई मौजूद है, आंख है, या आपके पास यहाँ पे टेलीस्कोप हो सकती है या माइक्रोस्कोप हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये आपके पास टोटल कुल मिला के 5-6 चीजों का जो है इंटरफेरोमीटर बन जाएगा। इसकी डायग्राम आपको इसी तरह से ही ड्रॉ करनी है और इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहां जाके डायग्राम उल्ट पुल्ट हो जाएगी। तो ये मिरर M1 है। लाइट रे एंटर हुई। लाइट रे यहाँ पे पार्शियल प्लेट से टकराएगी, पार्शियल ग्लास प्लेट से टकराएगी, तो एक ऊपर को रे चल जाएगी R1 और एक रे M2 की तरफ चल जाएगी। तो G1 प्लेट लाइट को दो हिस्सों में तकसीम करेगी, रे 1 में और रे 2 में। रे 1 आपकी M1 मिरर की तरफ जाएगी और रे 2 M2 मिरर की तरफ जाएगी। ओके, अब जब रे 1 M1 मिरर से टकराएगी तो वापस सीधा आ जाएगी आंख की जानिब। इसी तरह रे 2 दोबारा M2 से टकराएगी और आके इस ग्लास प्लेट से टकरा के आंख में चली जाएगी। तो ये जो दोनों रेज हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं, ये आंख में एक इंटरफेरेंस का
पैटर्न बनाएंगी, तो ये आंख में आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न बन जाएगा। उस इंटरफेरेंस के पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे और इस मिरर M1 की जो लेंथ है, इसका जो डिस्टेंस है, उसको चेंज करेंगे, जिससे आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होंगे। और इंटरफेरेंस पैटर्न जैसे जैसे चेंज होंगे, आप चीजों की वेवलेंथ भी वैसे वैसे मेजर कर सकेंगे मुख्तलिफ फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पे आपके पास इसका सबसे अहम काम होता है वेवलेंथ को मेजर करना। तो जो लाइट की वेवलेंथ मेजर की गई थी वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर की गई थी। तो यहाँ पे आपके पास मैंने आपको मुकम्मल डायग्राम बता दिया है कि आपके पास ये डायग्राम बनती कैसे है। तो इसमें अहम सवाल इसकी रे डायग्राम पर आता है। इसकी रे डायग्राम लाजमी आपको आनी चाहिए। बाकी आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका जो पर्पस है, पर्पस बिहाइंड दिस इंटरफेरोमीटर है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मेन पर्पस है आपको लेंथ मेजर करना। अब देखिए होगा क्या, आपके पास लाइट रे एक जा रही है इधर और फिर वापस आ रही है। तो जाने और आने का फॉर एग्जांपल डिस्टेंस सिर्फ जाने का d है, तो मुकम्मल आपके पास पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d। क्या पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2d। मिरर M1 की बात कर लें, मिरर M2 की बात करें, हमारे पास दोनों का क्या होगा पार्ट डिफरेंस 2d। हम किसी एक को पकड़ लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं M1 को। तो इस रे का जो टकरा के मिरर तक जाएगी, उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो है 2d। ओके, अब देखिए जब आप इस मिरर को चेंज करेंगे और आप इसकी फॉर एग्जांपल वेवलेंथ चेंज करते हैं λ/4, गौर कीजिएगा कितनी वेवलेंथ मैंने इसकी चेंज की, λ/4। तो इसमें λ/4 के चेंज करने से जो इंटरफेरेंस चेंज होगी वो होगी λ/4 प्लस λ/4। क्यों? क्योंकि लाइट रे को डबल डबल जो है पार्ट डिफरेंस तय करने पड़ रहे हैं। तो λ/4 के चेंज करने से जो पार्ट डिफरेंस का रिजल्टेंट चेंज होगा वो होगा λ/4 प्लस λ/4। तो टोटल चेंज आपके इंटरफेरेंस पैटर्न में कितना आएगा, तो वो जनाब आपके पास आएगा λ/2। तो अगर आपकी आंख यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज देख रही थी और आपने इधर से मिरर M1 λ/4 चेंज किया है और λ/4 चेंज करने से λ/2 चेंज हुआ है, और λ/2 का मतलब है 180 डिग्री का फेस चेंज आया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज आप आंख से देख रहे थे वो ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी डार्क फ्रिंज पे। ठीक है, तो आपके ब्राइट और डार्क के चेंज होने से आप किसी भी चीज की वेवलेंथ फौरन मेजर कर सकते हैं। अभी देखते हैं वो फॉर्मूला। इसी तरह अगर आप इसकी वेवलेंथ मिरर M1 को डिस्टेंस मिरर M1 का चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिरर M1 का जो आपके पास डिस्टेंस है, एक मिनट सॉरी, आपके पास मिरर M1 का जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है λ/2। तो इसका मतलब है आपके पास टोटल इंटरफेरेंस पे कितना असर आएगा, वो आएगा λ/2 प्लस λ/2। तो इसका मतलब आपके पास टोटल जो इंटरफेरेंस पे चेंज आएगा वो आपके पास आएगा लैम्डा। तो इसका मतलब है कि आपके पास लैम्डा का चेंज आया। तो अगर आपकी आंख ब्राइट देख रही है तो ब्राइट रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट ब्राइट से। तो ये आपको एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट में पार्ट डिफरेंस चेंज होने से आप इजीली वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका फ्रिंज शिफ्ट मेजर कर सकते हैं, उसका ऑर्डर मेजर कर सकते हैं। तो ये आप इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। इसमें एक फार्मूला उसने ड्राइव किया है, ये भी आपके पास एक रे डायग्राम है, ये बना लें वो बना लें, बात एक ही है, लेकिन वो वाली आप बनाएं वो बेहतर है क्योंकि उसमें कंपनसेटर ग्लास प्लेट मौजूद है। अब देखिए आप फ्रिंजेस को कैसे मेजर करते हैं, ये एक आसान सा फॉर्मूला है। आपने लेंथ 1 चेंज की λ/2, तो कितना चेंज आएगा λ/2 प्लस λ/2, फिर λ/2 चेंज करेंगे तो उसमें एक λ/2 ऐड होता जाएगा। तो इस तरह लेंथ चेंज होगी आपके पास। ये पहले 1 λ/2 था, फिर 2 λ/2, फिर 3 λ/2, 4 λ/2। तो इस तरह आपके पास लेंथ चेंज जो आ रहा है वो m λ/2 आ रहा है। लेंथ चेंज आपको पता है, आप खुद कर रहे हैं। आपके पास अगर वेवलेंथ मालूम होगी तो आप इसका फ्रिंज ऑर्डर निकाल सकेंगे जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे, या आपको फ्रिंज ऑर्डर पता होगा तो आप इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एल एम इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर 2। तो ये मिचेल्सन आपके पास इंटरफेरोमीटर था। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इस इंटरफेरोमीटर की इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन में आप सारा बताएं कि किस लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप नीचे आ जाएं, इसकी जो है इंटरफेरोमीटर के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, फिर इसकी पहले रे डायग्राम बनाएं, फिर इसकी सिंपल डायग्राम बनाएं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट डिस्कस करें कि आप क्या करेंगे, कि आपके पास वर्किंग कैसे है, वर्किंग की हेडिंग दें, वर्किंग के नीचे बताएं कि जब रे आप मिरर M1 व्हेन मिरर M1 इज मूव टू लैम्डा ओवर 4, पूरा उसको लिखें। फिर लिखें व्हेन मिरर M2 इज मूव टू लैम्डा ओवर 2, ये लिखें। फिर इसके एंड पे आ जाइए यूजेस पे। यूजेस में आप जो है ये लिखेंगे, इसके यूजेस में लिखें कि इट इज यूज टू मेजर फ्रिंज विड्थ, इट इज यूज टू मेजर वेवलेंथ, इट इज यूज टू मेजर लेंथ, इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस, प्रिसाइसली शॉर्ट डिस्टेंस जो होते हैं उन्हें मालूम करता है। तो ये आपका मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर पे, जो कि 12 दफा आ चुका है और इसकी रे डायग्राम सबसे ज्यादा अहम है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो आज का लास्ट टॉपिक है वो आपके पास है मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। और मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पे सवाल कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट है उसमें 3 तरह के सवाल आते हैं। पहले तो मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पूरा आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का, पीएमएस में 20 नंबर का भी आ जाता है। फिर उसके बाद इस पे यह है कि मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से साबित करें कि आपके पास स्पेस में कोई मटेरियल, कोई मीडियम मौजूद नहीं होता। फिर आ जाता है कि मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से साबित करें कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास हर जगह सेम रहती है। तो ये 3 तरह से आपके पास सवाल आएगा, सबका जवाब एक ही है, बस हेडिंग्स को आपने क्वेश्चन के मुताबिक ढालना है। अब मैं मंगल को आपका जब मॉक एक लूंगा 60 नंबर का, मैंने आपको पहले बताया, उसमें मैं आपको सवाल दूंगा, फिर देखूंगा आप पेपर कैसे हल कर रहे हैं, फिर उसके मुताबिक मैं आपको मार्किंग करके और उस पेपर को बताऊंगा कि आप इसके अंदर ये तब्दीलियां ले आए, तो इंशाल्लाह आप बेहतर कर सकते हैं परफॉर्म। तो वो उस पर फिर बात मजीद प्रेजेंटेशन और पेपर सॉल्विंग टेक्निक पे बात होगी। तो अभी हम देखते हैं मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। मिचेल्सन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं वेव थ्योरी की, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, या हम इसको आइंस्टाइन की फिजिक्स भी बाज दफा कहते हैं। वेव थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स कहती थी, जो कि काफी पुरानी फिजिक्स है और जिसके अब के प्रिंसिपल या जिसके जो असूलात हैं वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, या उन्हें रद्द किया जा चुका है, या उनको मजीद एक्सपेंड कर दिया गया है। तो वो जो फिजिक्स थी जिसे आप कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या इसे वेव थ्योरी कहते हैं, वो कहती थी कि आपके पास कायनात में एक मीडियम मौजूद है और उस मीडियम को हम ईथर कहते हैं। तो वो कहते थे कि आपके पास हर जगह वैक्यूम मौजूद नहीं, आपके पास क्या मौजूद है, वैक्यूम की जगह ईथर मौजूद है, और उस ईथर की मौजूदगी की वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज है। ठीक है, तो ये आपके पास थी वेव थ्योरी। बाद में मिचेल्सन और मॉर्ले ने साबित किया कि ये जो वेव थ्योरी की ये वाली जो बात है कि आपके पास ईथर मौजूद है, जिसे हम ईथर थ्योरी भी कहते हैं, वो बात गलत है। ईथर मौजूद नहीं है, बल्कि वहां पे वैक्यूम मौजूद है। और उसके लिए उन्होंने इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया। इंटरफेरोमीटर के जरिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पता लगाने के लिए कि आपके पास स्पेस में वैक्यूम है कि ईथर है। और उनके जो नतीजे निकले वो नतीजे इंतहाई जो थे डिस्करेजिंग थे, क्योंकि उन्होंने नतीजा निकालने के लिए उनका नज़दीक ये था, उन्होंने जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि ईथर मौजूद है, और उन्होंने ईथर को मौजूद समझ के फिर एक्सपेरिमेंट किया। और जब उनको पता लगा, उनके जो रिजल्ट आए वो उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स थे। मतलब उनकी तवक्का थी कि ईथर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि पहले से एस्टैब्लिश थ्योरी ये थी। तो जब उनका नतीजा आया तो उसमें उनके नताइज जो थे वो इंतहाई बरक्स थे, जो वो खैर ख्वाह रिजल्ट नहीं थे। तो इस पे उन्होंने ये बात तहरीर कर दी कि ईथर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे नताइज जो है वो ईथर को सपोर्ट नहीं करते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साइंस ने तरक्की की
इंसान स्पेस में गया तो तब पता लगा कि ईथर सही में मौजूद नहीं है, और उस बात पे इस बात को साबित किया गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो हर जगह अब क्या होगी, सेम है, क्योंकि ईथर जो है वो मौजूद ही नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट को कम करे या उसकी वेवलेंथ को चेंज करे। तो ये थी सारी स्टोरी। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि मेन चीज क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। मेन तो ये चीज है, तो इंटरफेरोमीटर लिया गया, ये आपके पास इंटरफेरोमीटर है, ये आपके पास मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ये ग्लास प्लेट है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव ग्लास प्लेट है। आपके पास लाइट रे आ रही है, मोनोक्रोमेटिक है, और ये सब कुछ है। उन्होंने कहा कि आपके पास जो ईथर है वो मौजूद है, मैंने आपको पहले बताया था वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ईथर मौजूद है। तो उन्होंने एक फर्ज किया कि ईथर मौजूद है। ईथर की स्पीड जो होती है वो बिल्कुल नहीं है, वो साकिन है। लेकिन जब अर्थ घूमेगी तो अर्थ के घूमने का मकसद यह है, जैसे आपको पता है हवाएं क्यों चलती हैं, जमीन के रोटेशन की वजह से विंड जो है वो अमल में आती हैं। इसी तरह जब हवा घूमेगी तो ईथर की भी स्पीड कोई कायम होगी, और वो स्पीड वही होगी जो अर्थ की स्पीड है, जो कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट होती है। तो ये ईथर की जो थी ना स्पीड ली गई। फर्ज कर लिया गया कि अर्थ की, आपको पता है अर्थ की जो होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है, तो ईथर की जो आपके पास स्पीड है वो इस तरफ है। तो ईथर की स्पीड को हम यू ले लेते हैं, यू इज द स्पीड ऑफ ईथर। अब आपके पास लाइट रे आई, लाइट रे यहां से आई, इस ग्लास प्लेट से टकराई, एक इधर को चली गई, एक इधर को चली गई। अब पहले हम बात कर रहे थे कि लाइट रे जो M से M1 की जानिब गई है। अब जो M1 से M1 की जानिब गई है, इसके दरमियान उसने कोई डिस्टेंस तो कवर किया है, उस वो डिस्टेंस क्या है, और M से M1 जाते हुए टाइम कितना लिया है, और M1 से दोबारा M आते हुए टाइम कितना लिया है, फिर इधर से M से M2 जाते हुए टाइम कितना लिया है, और M2 से M पे आते हुए दोबारा कितना टाइम लिया है। इन दोनों टाइम का हम एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज क्या उसे कहते हैं, टाइम का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, और उसको हम पाथ डिफरेंस पे लगाएंगे और हम अपना रिजल्ट फ्रिंज निकालेंगे। मेन चीज है आपने इसमें फ्रिंज विड्थ निकालनी है, फ्रिंज शिफ्ट निकालनी है कि फ्रिंज शिफ्ट कितनी आती है। तो जनाब इसमें क्या है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो जा रही है M से M1, लाइट आपके पास जा रही है M से M1, और उसने डिस्टेंस कवर किया है D। अब देखिए लाइट जो है उसकी स्पीड होगी C, और ईथर की स्पीड है इस तरफ U है, U स्पीड, आप इसको इस तरफ कर लें, ये एरो थोड़ा उल्टा है, इसकी इस तरफ स्पीड जो है वो आपके पास ये है U। ईथर की स्पीड इस जानिब है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऊपर की जानिब जा रही है। लेकिन जब अर्थ मूव करेगी तो लाइट थोड़ा बेंड होगी, तो लाइट की जो होगी स्पीड की डायरेक्शन वो आपके पास ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। वैसे स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या है, ये है C या U। तो ये निकालने के लिए, क्योंकि इधर ईथर मौजूद है और इसकी स्पीड की वजह से लाइट की सॉरी अर्थ की रोटेशन की वजह से आपके पास लाइट थोड़ा टिल्ट हो गई, तो आप जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे जो ईथर की वजह से चेंज हुई है और थोड़ी कम हुई है, वो आप पैथागोरस थ्योरम से निकालें, मसला फिथागोरस की मदद से, तो इट विल बिकम C² माइनस U² का अंडर रूट। तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट C² माइनस U²। तो ये जो आपके पास हाइपोटेनस है, ये आपके पास आ जाएगा जनाब अंडर रूट C² माइनस U²। ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू किसकी, इसकी वितर की, इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। अब देखें टाइम T1 उसने लिया M से M1 में जाने में, तो आपको पता है S इज इक्वल टू VT, तो D इज इक्वल टू VT, और यहाँ पे आपने टाइम निकालना है, वो टाइम T1 है M से M1 जाते हुए, तो T1 आपके पास आ जाएगा जनाब, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस D ओवर अंडर रूट C² माइनस U²। ओके, इसी तरह उसने आते हुए भी यही चीज ली, तो T2 टाइम जब M1 से M की जानिब आएगी तो वो आ जाएगा D ओवर अंडर रूट C² माइनस U²। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे टोटल टाइम कितना लिया कि M से M1 में जाए, M से M1 जाए, फिर M1 से वापस आए, तो वो इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर लें। तो T1 आपके पास आ जाएगा D ओवर अंडर रूट C² माइनस U² प्लस D ओवर अंडर रूट C² माइनस U²। तो ये आप इसको हल करें, एलसीएम लें, तो आपके पास जो T1 है
जो कि m से m1 और m1 से m की जानिब आते हुआ था, वो आ जाएगा 2d ओवर c इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर। तो ये आपके पास टाइम t1 आ जाएगा जो आपके पास लाइट ने कवर किया है m से m1 और m1 से m। अब इसको छोड़ें, अब आ जाए m से m2। अब देखें लाइट जब m से m2 की तरफ जाएगी तो टाइम लेगी फॉर एग्जांपल t1। अब देखें लाइट की स्पीड यहाँ को है और हमने शुरू में ये किया हुआ है सपोज के ईथर की स्पीड यहाँ को है, तो टोटल स्पीड लाइट की थोड़ी कम हो जाएगी और वो क्या आ जाएगी c माइनस यू। ठीक है, तो जब t1 आप लेंगे m से m1 की जानिब तो वो हो जाएगा t1 इज इक्वल टू d, जो d इज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ओवर c माइनस यू। और वापस आते हुए ईथर की स्पीड भी इधर को है और लाइट की स्पीड भी इधर को होगी तो वो c प्लस यू हो जाएगा, तो t2 आ जाएगा c d ओवर c प्लस यू। तो टाइम t1 आपके पास आ जाएगा d ओवर c माइनस यू और t2 आ जाएगा d ओवर c प्लस यू। इन दोनों को ऐड कर दें, टोटल टाइम m से m2 और m2 से m की जानिब कितना होगा, तो जनाबे आली वो होगा आपके पास t2 टोटल टाइम वो आपके पास आ जाएगा 2d ओवर c 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू ओवर c स्क्वायर। ये एलसीएम लिया आपने, ये आ गया। अब देखिए ये तो इधर से इधर टाइम, तो टोटल जो एवरेज टाइम होगा, जो आप टाइम डिफरेंस जो इफेक्टिव टाइम होगा वो होगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी होगा t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू पुट करें, t1 की वैल्यू पुट करें, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ये du स्क्वायर ओवर c क्यूब। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पार्शियल ग्लास प्लेट, u इज द स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ ईथर जो कि स्पीड ऑफ अर्थ की होगी, रोटेशन ऑफ अर्थ की जो स्पीड होगी वो होगी, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। डेल्टा t इज द टाइम, एवरेज टाइम टेकन बाय लाइट कि वो पूरा घूम घुमा के दोबारा माइक्रोस्कोप तक आए और हम इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखें और फ्रिंज शिफ्ट को निकालें। तो देखें आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है डिस्टेंस d के। अब यहाँ पे d नहीं होगा 2d होगा, क्योंकि लाइट को हर जगह दोहरा दोहरा काम करना पड़ रहा है, तो वो आपके पास 2d होगा। और t जो है वो आपके पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आपके पास c लैम्डा t होता है, डेल्टा t होता है। तो आप याद रखें, आप जो पेपर में हल करेंगे वो यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ है। आप पार्ट डिफरेंस को यहाँ पे 2c डेल्टा t लेंगे, ये याद कर लें, पार्ट डिफरेंस को 2c डेल्टा t ले लें तो इसको आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पार्ट डिफरेंस 2c डेल्टा t आ गया, और आपको पता है पार्ट डिफरेंस होता है m लैम्डा। तो m लैम्डा ले लिया, ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, तो आपके पास m लैम्डा आ जाएगा 2c डेल्टा t। ओके, m लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा 2c डेल्टा t। यहाँ डायरेक्ट आ जाए पार्ट डिफरेंस m लैम्डा इज इक्वल टू 2c डेल्टा t। डेल्टा t की वैल्यू क्या है अभी निकालिए, du स्क्वायर ओवर c क्यूब। यहाँ पे आपके पास जो है m लैम्डा, आपने m का मतलब है आपके पास फ्रिंज शिफ्ट कि कितना फ्रिंज का शिफ्ट आ रहा है, तो आप उसको डेल्टा n भी कह सकते हैं कि कोई भी दो फ्रिंजेस के दरमियान शिफ्ट जो है, और लैम्डा को नीचे जाके डिवाइड कर दें, तो आपके पास इक्वेशन जो फ्रिंज शिफ्ट की बेसिकली एंड पे बनेगी वो ये होगी। इसके लिए हमने सारे जतन किए हैं। तो ये आपके पास जनाब क्या होगी 2d u स्क्वायर ओवर लैम्डा c स्क्वायर। ये आपके पास जो है ये फ्रिंज शिफ्ट की आपके पास जो है वो बनेगी इक्वेशन। तो यहाँ पे d आपके पास जो हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d 11 मीटर है। ठीक है, d आपके पास 11 मीटर है, वेवलेंथ आपके पास लाइट की 5.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर है, और अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड है। इन तमाम को वैल्यू को पुट करें तो आपने जो फ्रिंज शिफ्ट आपके पास आया 0.4 आया। मिचेल्सन मोर्ले ने जो फ्रिंज शिफ्ट निकाला है वो 0.4 है ईथर की मौजूदगी, लेकिन उनको था कि अगर ईथर मौजूद है तो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू कम होनी चाहिए और कम से कम वो 0.01 होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो ईथर की मौजूदगी में फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू 0.01 आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, 0.4 आ गई। तो इसका मतलब ईथर मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू इतनी आ ही नहीं रही। तो इस फ्रिंज शिफ्ट की मदद से साबित हो गया कि आपके पास जो है ईथर स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पूरा आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि ईथर स्पेस में मौजूद नहीं होता, ईथर मौजूद नहीं है।
तो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर जगह यकसा रहेगी और वो सोर्स पे इन्हसार नहीं करेगी। तो ये आप जब निकाल लेंगे तो एंड पे आप कोई भी नतीजा लिख के दे दें, आपको एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछे एंड पे उसका रिजल्ट आपको यही मिलेगा जो एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि इससे हट के एग्जामिनर सवाल नहीं पूछेगा। तो ये आपके पास रिजल्ट से आपने पेपर में हल कैसे करना है मुकम्मल, आप उसको मिचेल्सन मॉडल एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखें, उसका प्रिंसिपल लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, वर्किंग लिखें, डायग्राम बनाएं, फिर एंड पे उसकी जो वर्किंग पूरी है उस पूरी को डिस्कस करें, अलग अलग हेडिंग से बताएं, T1 T2 T1 T2। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट इतना ना कर दीजिएगा कि आपको खुद पता ना लगे आप निकाल क्या रहे हैं। और एंड पे रिजल्ट लाजमी लिखें, कंक्लूजन लाजमी लिखें, और कंक्लूजन वही होगा जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे अपने पूरा एक्सप्लेनेशन के, जो आपका लुबे लुबाब निकलेगा। तो ये आपका था मिचेल्सन मॉडल एक्सपेरिमेंट। इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, फिर मैं आपको 2 मिनट में आपके मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं तो कि वो कैसे होगा और आपको मैं कैसे दूंगा, आपने कैसे उसे करना है और कैसे मुझे सबमिट कराना है और कैसे आपको क्वेश्चन क्या है वो सारा मैं आपको बता दूं। कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लीजिए लाजमी। सर आपने बोला कि रे डायग्राम का क्वेश्चन आता है, तो उसमें सिर्फ हमें रे डायग्राम ही बनानी पड़ेगी और कुछ नहीं लिखना जी, पड़ेगा? रे डायग्राम जब आएगी, रे डायग्राम बनाएं और उस रे डायग्राम की आपने लेबलिंग लाजमी करनी है, उसके लेबल करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये CSS का पेपर है, जो पूछ रहा है बात वो बता दें चाहे छोटा है, लेकिन लेबल उसे लाजमी कीजिएगा। पेपर 2 स्टार्ट करेंगे तो इस साल पेपर 2 का भी उसने जो है रे डायग्राम दे दी थी, उसकी डायग्राम दे दी थी फिशन रिएक्टर की, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर जो है उसकी दे दी थी। तो उसने कहा था लेबर करें, आप लेबर करेंगी जनाब और फिर आप सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है जी करा, ठीक है जी जी सर। हाँ जी। जी एनीवन एल्स, कोई और शख्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मुझे बताए, क्योंकि मेरे पास 2.5 मिनट रह गए हैं, इसके बाद 40 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी मॉक के बारे में बता दूं, मॉक कोई ये नहीं है कि आपको मैं डराना चाह रहा हूँ या कोई ऐसा है, आपकी तैयारी हो ना हो मॉक लाजमी दें। और मैंने जो टॉपिक कराए हैं लेक्चर्स, पहले 6 लेक्चर्स में से मॉक है, और अगले 6 लेक्चर्स का मॉक जो है वो नेक्स्ट वीक मैं लूँगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक तब लूँगा मैं मॉक, जब पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने जितना कराया उसमें से ही मॉक आएगा। 5 क्वेश्चन होंगे, आपने 3 करने होंगे, 5 में से 1-2 मैं बाहर से भी दूंगा जो आपको शायद मैंने ना कराए हो, ताकि आपको टफ से टफ बना के दूं। तो इस तरह करके आपके 60 नंबर का मॉक होगा, 20-20 नंबर के सवाल होगा, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं इसमें, 10 से 15 नंबर से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कोई MCQs नहीं होंगे। 9 बजे मैं मंगल को आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा पेपर। 9 बजे आप जब पेपर अपलोड हो जाएगा आप उसे 2 घंटे सॉल्व करें, मंगल को टाइम निकालें आप, और 9 से 11 बजे के दरमियान आपने सबमिट कराना है 2 घंटे के दौरान। जो 11 के दौरान बाद सबमिट कराएगा वो फिर उसकी मार्किंग उस हिसाब से नहीं होगी, वो एक मॉक टेस्ट नहीं कंसीडर होगा, वो एक असाइनमेंट कंसीडर होगी, वो मॉक नहीं कंसीडर होगा। और ग्रुप में अपलोड ना कीजिएगा, आप अपना मॉक जो है उसका जो सोल्यूशन है वो मुझे सेपरेटली जो है अपने नाम के साथ आपने जो पेपर करना है प्रॉपरली एक ऐसे कीजिएगा जैसे आप CSS या अपना प्रोवेंशियल पेपर दे रहे हैं उस तरह हल कीजिएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया, इसके अलावा आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं मॉक के मुतालिक, और आप आज का जो लेक्चर है उसे भी देखें। नेक्स्ट मॉक अगले जो 12 लेक्चर जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मैं एक पूरा मॉक आपसे लूँगा, या 60 नंबर का या 1 घंटे का। जी थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया इधर। तो जी जी पूछें, है कोई पूछें क्वेश्चन जल्दी, टाइम खत्म तो समझे क्लास खत्म। सर प्लीज न्यूमेरिकल के बारे में बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने ग्रुप में उनकी ऐड भी किया हुआ है। वेव्स वाले टॉपिक नहीं भेजे, वेव्स वाले मैं आपको भेज दूंगा, उससे रिलेटेड आएंगे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट होगा तो इजीली